Hello and welcome all. This is Learning Locus. Today is 4 नवंबर 2021 और आज दिवाली है। आप सबको दिवाली की हार्दिक बधाइयों के साथ कॉमन एरर्स का पार्ट 13 प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें हम 7 रूल्स को स्टडी करने वाले हैं। हमारे सामने एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में कुछ गलतियां हैं। सेंटेंस है व्योम बिहेव्ड मीरा बैडली। गलती में पहली गलती तो यह है कि बैडली वर्ड को गलत जगह पर पोजीशन कर दिया गया है। इसका पोजीशनिंग होना चाहिए बिहेव्ड के बाद बैडली का होना चाहिए। और दूसरी गलती है कि बिहेव वर्ड के साथ एक प्रीपोजिशन आता है, वह होता है टुवर्ड्स। सो टुवर्ड्स भी यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से दो गलतियां हैं यहाँ पे। एक, जो एडवर्ब होता है वह वर्ब के तुरंत बाद रहता है, और दूसरा प्रीपोजिशन अगर आया हुआ है किसी पर्टिकुलर वर्ड के साथ, सो मीरा के पहले, ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन को भी रख देंगे और सही सेंटेंस होगा व्योम बिहेव्ड बैडली टुवर्ड्स मीरा। टुवर्ड्स का मतलब होता है, अगर हम बात करें कि बिहेव टुवर्ड्स, इसकी हिंदी क्या होगी, तो होता है के प्रति व्यवहार करना, के प्रति व्यवहार करना। टुवर्ड्स की हिंदी होती है के प्रति। सो व्योम मीरा के प्रति बुरा व्यवहार किया, यहाँ पे हिंदी हो गई उसकी। इसी में नेक्स्ट है महक हैज गॉन पटना। इसको आप कर सकते हैं महक हैज गॉन पटना। पटना के पहले आप जानते हैं टू का यूज करते हैं हम, महक हैज गॉन टू पटना। बट रूल क्या है? रूल है कि इनट्रांजिटिव वर्ब अगर है सेंटेंस में और उसके बाद आपको कुछ लिखना है, तो ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट लिखने से पहले आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग करना ही करना है इनट्रांजिटिव वर्ब के साथ। प्रीपोजिशन का यूज करना है। इनट्रांजिटिव वर्ब को आप जानते हैं, दिस इज अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया मतलब इनको कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब हमें कर्म रखना होता है तो प्रीपोजिशन देने के बाद रखना पड़ता है। जैसे कि गॉन के बाद टू का प्रयोग किया, फिर रखा पटना को। तो यही है इनट्रांजिटिव वर्ब का, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन रहकर हम कुछ और लिखते हैं या कर्म लिखते हैं। नाउ रूल नेक्स्ट है आई इन्फॉर्म्ड दैट आई हैड अराइव्ड। आई इन्फॉर्म्ड दैट आई हैड अराइव्ड। आप नरेशन पढ़े होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा, ऐसे रूल है आई इन्फॉर्म्ड यू दैट आई हैड अराइव्ड। इन्फॉर्म जो वर्ड होता है बिना ऑब्जेक्ट का नहीं होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। एक और वर्ड है, नीचे देखिएगा, he ordered to follow him, he ordered to follow him। so ordered के बाद भी होगा कोई ऑब्जेक्ट। नियम क्या है? रूल कहता है कि नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग करना होता है इन्फॉर्म या ऑर्डर जो वर्ड है इनके बाद। अगर इन्फॉर्म का यूज किया है हमने, तो हमें यहाँ पे इसके साथ कोई नाउन रहेगा, चाहे कोई प्रोनाउन रहेगा। ऐसे ही ऑर्डर के साथ भी कोई नाउन या प्रोनाउन रखना कंपलसरी होता है। इसलिए आई इन्फॉर्म्ड के बाद आपको नाउन प्रोनाउन रख सकते हैं। आई और क्या रख सकते हैं आप? जो भी रखेंगे आप ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे, यू रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्या बोल रहे हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट है। मी रख सकते हैं, अस रख सकते हैं, है ना। कोई भी प्रोनाउन का आप ऑब्जेक्टिव केस रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो रूल 2 कंप्लीट कर लिया। 104, 105। 104 में पढ़ा कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होता है, और फिर बाद में पढ़ा कि अगर सेंटेंस में इन्फॉर्म और ऑर्डर वर्ब्स का यूज किया तो इनके बाद नाउन या प्रोनाउन का यूज करना कंपलसरी है। नेक्स्ट रूल, मीरा सेड मी गुड बाय। मीरा सेड मी गुड बाय सॉरी, मीरा सेड मी गुड बाय। यहाँ पे आप नरेशन पढ़े होंगे तो आप जानते हो कि सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट लिखना होता है तो टू का प्रयोग करते हैं, और थोड़ा सा गुड बाय का भी पोजिशनिंग में थोड़ा चेंज है। देखिए कैसे, मीरा सेड गुड बाय टू मी। गुड बाय को हम पहले रख देते हैं। सो मीरा सेड के बाद टू आ जाएगा, गुड बाय बीच में आ जाता है, लास्ट में नहीं रखते।
और फिर मी रहेगा ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट के पहले हम टू का प्रयोग कर देंगे। इस तरह से हो गया मीरा सेड मी गुड बाय का मीरा सेड गुड बाय टू मी। आप भी स्पोकन में ऐसा यूज कर सकते हैं। शीला सेड मी यस, शीला सेड मी यस। यहाँ पे इजी है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट है बिना टू का, अब टू डाल दीजिए खाली। शीला सेड टू मी यस। ओके, रूल क्या है? रूल है से के बाद टू होता है, और टू होता है तो नाउन या प्रोनाउन भी रहता है। अगर नाउन प्रोनाउन, इसका दूसरा भी मतलब यह हो गया कि से के बाद नाउन या प्रोनाउन है तो दोनों के बीच में टू को रखना कंपलसरी है। नरेशन में आप जानते हैं कि से के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम कुछ नहीं लिखते हैं, खाली से ही लिखते हैं, जो भी फॉर्म में होता है से उसमें लिख देते हैं। किंतु अगर से के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो से के बाद हम टू लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये अपने नरेशन में पढ़ा है, वही रूल है यहाँ पे। नेक्स्ट रूल, द कल्प्रिट वाज हंग। इंटरेस्टिंग रूल है। द कल्प्रिट वाज हंग। कल्प्रिट मतलब दोषी, हाँ, दोषी को हंग लटका दिया गया, फांसी दे दिया गया। हंग मतलब एक तरह से मतलब जो मिल रहा है फांसी देना। द कल्प्रिट वाज हंग, कल्प्रिट को फांसी दे दिया गया। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, हंग का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे होता है हैंग्ड। और क्यों रूल पढ़ रहे हैं, जब आप रूल सामने आएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हैंग्ड का मतलब होता है फांसी दे दिया गया। वर्ड होता है एक हैंग, इसकी दो मीनिंग होती है, फांसी देना मिलेगा आपको, यहाँ पे रोक ही देता हूँ, दूसरा देख लीजिए। मीना हैंग्ड द पिक्चर, यहाँ पे हैंग्ड आ गया है, ये हैंग नहीं होगा, यहाँ पे हंग हो जाएगा। मीरा हंग द पिक्चर। देखिए अभी क्या है, एक ही वर्ब है हैंग, इसे हैंग पढ़ते हैं। हैंग की दो मीनिंग है, फांसी देना और वही सेम हैंग है लटकाना। दो मीनिंग है। तो हैंग जो फांसी देने वाला है उसका सेकेंड फॉर्म होता है हैंग्ड, थर्ड फॉर्म होता है हैंग्ड। तो इस तरह से कल्प्रिट वाज हंग, आप जानते हैं वाज के बाद तो आएगा पास्ट पार्टिसिपल, मतलब थर्ड फॉर्म आएगा, तो हंग हैंग्ड आना है ना, इसलिए हैंग्ड है, हंग नहीं होगा। अब लटकाना की बात करते हैं, तो लटकाना के लिए हैंग का सेकेंड फॉर्म है हंग, थर्ड फॉर्म भी है हंग। तो मीना हैंग्ड द पिक्चर जो लिखा हुआ था यहाँ पे, मतलब पिक्चर लटकाई, इसका यही मीनिंग समझ में आ रहा है हम सबको। बट यहाँ पे जो V2 का प्रयोग किया गया हैंग्ड, वह लटकाने वाला नहीं, लटकाने वाला तो हंग ही होता है। सो यहाँ पे मीना हंग द पिक्चर होगा, इसलिए हंग हुआ है इधर से। समझ गए होंगे आप। हैंग का फॉर्म याद रखिएगा, लटकाने वाले का होता है हंग हंग, और फांसी देने वाले का होता है हैंग्ड हैंग्ड। बिल्कुल सिमिलर है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म सिमिलर है, फर्स्ट फॉर्म भी सिमिलर है। हिंदी आपको देखना है, हिंदी आपको देखना है। हैंग यहाँ फर्स्ट फॉर्म में तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, सेकेंड थर्ड फॉर्म यूज होते हुए हिंदी मीनिंग समझकर ही यूज करेंगे आप। सो दिस was rule number 106 third number and this was fourth number. अभी मोक्ष मेक्स हिज होमवर्क, यहाँ पे गलती है, मोक्ष मेक्स हिज होमवर्क। एक्चुअली वर्ड क्या होता है, वर्ड होता है डू होमवर्क। अब जो भी वर्ब का फॉर्म यूज करना है डू में करते रहेंगे, लेकिन डू होमवर्क वर्क वर्ड होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा मोक्ष डज हिज होमवर्क। डज हो जाएगा बिकॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में डज हो जाएगा। मोक्ष डज हिज होमवर्क। नेक्स्ट वन, मीरा डिनाइड टू, ये भी इंटरेस्टिंग रूल है। मीरा डिनाइड टू टेक द मनी। डिनाई मतलब इनकार करना होता है, आप जानते हैं। मीरा पैसा लेने से इनकार कर दी। लेकिन आप देखिए एक वर्ड है, लिखा भी मिलेगा डिनाई, और एक है रिफ्यूज। डिनाई का मतलब ही इनकार करना, रिफ्यूज का मतलब ही इनकार करना, दोनों का मतलब होता है इनकार करना। फिर क्यों, यहाँ पे जब आप सही देखेंगे ना तो रिफ्यूज्ड हो जाएगा, क्योंकि रिफ्यूज का मतलब होता है लेने या देने से। इनकार करना तो ठीक है, लेकिन कैसा,
लेने या देने से, और डिनाई का मतलब होता है स्वीकार करने से, स्वीकार करने से इनकार करना। तो यहाँ पे मनी लेना देने के बाद मनी को लेते देते हैं, है ना, इसलिए इधर रिफ्यूज हो जाएगा, डिनाई नहीं होगा। अभी डिनाई का यूज करके देखेंगे, आपको समझ में आएगा। राम रिफ्यूज दैट ही वॉज अ थीफ, राम ने इनकार किया कि वह चोर था। सही होगा राम डिनाइड दैट ही वॉज अ थीफ, राम ने डिनाई किया कि वह थीफ था। यहाँ पे क्या है, राम को स्वीकार करना है कि वो थीफ है, लेकिन राम ने क्या किया, इनकार कर दिया। तो स्वीकार करने से इनकार करने के लिए क्या आएगा, डिनाई आएगा, और लेने या देने से मना करने के लिए, इनकार करने के लिए क्या आएगा, है इनकार करना चाहे मना करना, आप समझ ही रहे हैं, दोनों एक ही मतलब है, डिनाई। तो डिनाई और रिफ्यूज में समझ गए। किसी वस्तु को लेने देने से मना करने के लिए रिफ्यूज कहेंगे, और किसी बात को स्वीकार करने से मना करने के लिए, इनकार करने के लिए हम डिनाई कहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। होमवर्क साथ वर्ब होता है डू होमवर्क का प्रयोग करते हैं, मेक का नहीं करते हैं। तो मोक्ष वाली कहानी तो हमने खत्म कर दी इससे। रिफ्यूज का मतलब लेने या देने से इनकार करना, साफ साफ लिखा है हमने। डिनाई का मतलब, इसे डिनाई पढ़ते हैं, डिनाई लिख लीजिएगा, इसी तरह रिफ्यूज आप पढ़ लेंगे। डिनाई का मतलब होता है मानने से इनकार करना, स्वीकार करने से चाहे मानने से, बात एक ही है, मानने से इनकार करना। तो आपने रिफ्यूज और डिनाई में अंतर देख लिया, और होमवर्क के साथ डू वर्ब का प्रयोग करते हैं पहले, एक रूल ये हो गया। अभी देखिए, आई प्रेफर राइडिंग टू वॉक, आई प्रेफर राइडिंग टू वॉक। यहाँ पे देख लीजिए आपने एक सेंटेंस बार बार सुना होगा, आई प्रेफर मिल्क टू टी, मैं चाय से अधिक दूध पसंद करता हूँ, या चाय की अपेक्षा दूध पसंद करता हूँ, ऐसा मीनिंग आप हिंदी मीनिंग कहेंगे। तो आप प्रेफर के साथ देखिए यूज, इधर नाउन है, टी भी नाउन है, टू तो आया है। प्रेफर के साथ जो भी करेंगे ना, टू के साथ एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पे राइडिंग, राइडिंग आप जानते हैं जेरंड है, जेरंड भी नाउन का काम कर देता है। तो यहाँ पे राइडिंग है, तो दूसरे जगह पे तो वॉकिंग होना चाहिए था, एक जैसा होना चाहिए, वॉक नहीं होगा। तो आई प्रेफर राइडिंग टू वॉकिंग, आई प्रेफर राइडिंग टू वॉकिंग, ऐसे होगा। नेक्स्ट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी मीरा एट दिवाली, दिवाली है भी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी मीरा एट दिवाली। एक देखिए, लुक फॉरवर्ड टू एक है, एक तरह से कहेंगे इडियम है, हिंदी होती है, फ्रेजल वर्ब है ये, हिंदी होती है की आशा करना, की आशा करना। फॉरवर्ड के बाद टू आता ही आता है, और फॉरवर्ड के पहले वर्ब यूज करते हैं लुक, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू की हिंदी हो गई की आशा करना, लुक फॉरवर्ड टू की, लुकिंग है तो मीनिंग निकालेंगे वैसा ही। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी मीरा एट दिवाली, मतलब दिवाली पर मीरा से मिलने, देखना मिलना एक ही चीज है, से मिलने की आशा कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी मीरा एट दिवाली, जैसे सी यू बोलते हैं तो फिर मिलेंगे, ऐसा कुछ करके। तो फिर यहाँ पे मैं दिवाली पर मीरा से मिलने की आशा कर रहा हूँ, यहाँ पे यह है, लेकिन इसमें गलती है, गलत है, मैंने मीनिंग निकाल दिया, यही मीनिंग है हिंदी भी, जो सही सेंटेंस होगा उसका भी, लेकिन गलत क्या है, गलत यह है कि फॉरवर्ड के बाद सीइंग होगा, फॉरवर्ड के बाद सीइंग होगा। एक है कारण इसका कि आपको बताया कि लुक फॉरवर्ड टू फ्रेजल वर्ब हो गया है, और ये पूरा का पूरा एक यूनिट है, टू फॉरवर्ड के साथ आया है, सी के लिए नहीं आया है। तो अगर कोई प्रीपोजिशन है तो उसके बाद हमें यूज करना पड़ता है V4, V4 का मतलब आप सब जान चुके हैं, वर्ब में ing, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग होगा, प्रीपोजिशन अगर पहले है
तो V4 का ही प्रयोग करेंगे अगर वर्ब का प्रयोग हुआ है तो। यह रूल है। यहाँ पे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रीपोजिशन टू है तो टू के बाद वॉकिंग नहीं होगा, V4 होगा। ऐसे मैं आपको सिमिलर करने के लिए बताया कि नाउन है तो नाउन, हाँ यहाँ पे जेरंड भी नाउन का काम करता है तो इधर भी हो जाएगा। दूसरा भी यह कि प्रीपोजिशन अगर है पहले और वर्ब आ रहा है तो वो V4 में ही आएगा, इस कारण से वॉकिंग ही आएगा और इस कारण से यहाँ पे सीइंग ही आ जाएगा। अभी देखिए, वर्ब्स आफ्टर प्रीपोजिशन आर V1 प्लस ING। प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब होते हैं वह वर्ब 1 में ING मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में होते हैं, वो V4 में होते हैं, इसे V4 बोल देते हैं, में होते हैं। ये रूल हो गया। नाउ नेक्स्ट रूल। कुछ डाउट होगा आप कमेंट से पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई करेंगे आपको प्रॉपर। राम सजेस्टेड मीरा टू गो होम। राम सजेस्टेड मीरा टू गो होम, गलती कहीं ना कहीं है इसमें भी, देखते हैं। राम सजेस्टेड दैट मीरा शुड गो होम। राम सजेस्टेड दैट मीरा शुड गो होम। यहाँ पे हमने क्या चेंज किया है, दैट डाला है ना, और फिर मीरा और फिर शुड गो होम कर दिया है, टू गो होम नहीं किया है, शुड गो होम किया है। एक्सप्रेशन में देखेंगे ये भी, राम सजेस्टेड मीरा दैट शी शुड गो होम। राम सजेस्टेड टू मीरा दैट शी शुड गो होम। यहाँ पे सजेस्टेड के बाद टू मीरा कर देंगे, यहाँ पे सजेस्टेड के बाद नहीं आया है तो टू भी कर देंगे। अच्छा, हम मीरा को ही हटा देंगे। पहले में क्या किया, देखिए पहले में क्या किया, इस सेंटेंस ऊपर का जो रॉन्ग वाला है इसको बेस मान लेते हैं। पहले में क्या किया हमने, मीरा को हटा दिया, मीरा को हटा दिया, मीरा को पहले हमने हटा दिया और उसके पहले दैट लिख दिया। सजेस्टेड के बाद हमने दैट लिख दिया, फिर मीरा लिखा और फिर शुड गो होम लिखा, शुड गो होम। दूसरे में क्या किया, सजेस्टेड के बाद टू किया, फिर दैट रखा और फिर शी शुड गो होम, ऐसा किया। कहानी क्या है, टू का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट के पहले अगर सजेस्ट वर्ड है तो, अगर सजेस्ट वर्ब है तो हम टू का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट के पहले। तो एक नंबर यहाँ पे जो गलती हुई थी, सजेस्टेड मीरा लिखा था, यहाँ पे गलत हो गया कि वो सजेस्टेड के बाद टू होना चाहिए था, उस काम को सेकेंड सेंटेंस में किया। दो सही सेंटेंस है, देख ही रहे हैं ग्रीन में। तो राम सजेस्टेड टू मीरा, इतना कर दिया। अब उसके बाद टू गो होम, ये तो आप नरेशन पढ़े हैं, कहीं मैच ही नहीं बन रहा है, दैट, और फिर शी शुड गो होम, ये होगा सही सेंटेंस, मीनिंग सही देता हुआ। दूसरा, राम सजेस्टेड दैट, ऑब्जेक्ट ही नहीं रखेंगे हम, ऑब्जेक्ट रखेंगे, सजेस्टेड के बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे तब रखेंगे ना टू, हम ऑब्जेक्ट ही नहीं रखेंगे, मीरा को रिमूव कर देंगे, ऑब्जेक्ट को हटा दिया, दैट रख दिया, फिर मीरा को यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया और फिर शुड गो होम, ऐसे कर दिया। तो आप इसमें देख रहे हैं रूल यही है कि सजेस्टेड के बाद आपको ऑब्जेक्ट अगर लिखना है तो टू के साथ लिखेंगे, और इसलिए नीचे का जो सेंटेंस है इस रूल को सही से फॉलो किया। दूसरा क्या कर दिया, हमने ऑब्जेक्ट को ही हटा दिया, हमें सही करना है सेंटेंस को, ऑब्जेक्ट को हटाकर मीरा को हमने जो नेक्स्ट पार्ट होता है दैट के बाद का उसमें रखकर सेंटेंस को सही कर दिया, ताकि जो मीनिंग यह कहना चाह रहा है उसी बात को हम प्रकट करें, लेकिन शुद्ध सेंटेंस की सहायता से। तो एक कॉमन एरर नंबर 13 था, खत्म हो रहा है, 7 रूल्स कंप्लीट कर दिया। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी दिवाली।